गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सेल के आंतरिक प्रतिरोध के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जब हम लोग सेल के आंतरिक प्रतिरोध के ऊपर डिस्कस करने जाएंगे तो हमको पहले ये जानना है कि आखिर सेल, इसको हम बोलते किसको है। सेल, आखिर हम लोग सेल बोले किसको। सेल एक युक्ति है। क्या है? एक युक्ति है जो क्या करता है, इसका काम क्या है। सेल एक युक्ति है जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को, इसका काम ही है यहां पर उपस्थित रासायनिक ऊर्जा, जो भी रासायनिक ऊर्जा यहां पर उपस्थित होगी, रासायनिक ऊर्जा को ये क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। ये प्लेन भाषा में है। सेल का काम है, सेल के अंदर रासायनिक क्रियाएं होगी जिसके आधार पर ये क्या करेगा, इसके अंदर जो भी रासायनिक ऊर्जा होगी उसको वो क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। तो हमसे अगर पूछा जाए कि सेल क्या है, सेल एक युक्ति है, एक ऐसी युक्ति जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो क्या किया, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। अब सेल को देखते हैं कि ये आखिर होते कितने प्रकार के हैं। हम लोग जनरली जब मार्केट से सेल लेते हैं, एक क्या करते हैं, सेल को यूज किए और फेंक दिए, और दूसरा सेल ऐसा लेते हैं कि जिसको हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो एक को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक सेल। सेल दो प्रकार के हैं, एक है प्राथमिक सेल और एक है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल कहने का मतलब है जिसको हम लोग प्लेन बोले यूज एंड थ्रो। हम लोग अगर प्लेन बोले यूज एंड थ्रो, मतलब एक ही बार उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और द्वितीयक सेल कहने का मतलब है ऐसा सेल जो कि रिचार्ज किया जा सके, रिचार्जेबल। तो सेल दो प्रकार के हुए, एक है यूज एंड थ्रो, दूसरा हुआ रिचार्जेबल, जिसको कि हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं। जब उसकी रासायनिक ऊर्जा को पहले हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदल के उपयोग कर लेते हैं, फिर उसमें रासायनिक क्रिया करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, तो वो जो रासायनिक ऊर्जा है फिर वहां से हम लोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। तो सेल एक ऐसी युक्ति जहां से क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को हम लोग क्या है, जिसकी रासायनिक ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। सेल दो प्रकार की है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल यूज एंड थ्रो, द्वितीयक सेल रिचार्जेबल सेल को हम लोग द्वितीयक सेल बोलते हैं। हम लोग थोड़ा सेल का चित्र देखें। सेल कुछ इस प्रकार का देखने में होता है
ये अंदर का पोर्शन मैंने बनाया, ये अंदर के पोर्शन में ये एक कार्बन की छड़, यहाँ पर एक कार्बन, ये जो ब्लैक कलर में दिखाए हैं ये एक्चुअल में क्या है, कार्बन की छड़ है। ये कार्बन की छड़ है। इसके जो आउटर बॉडी है ये जस्ते का बना होता है। ये जो आउटर बॉडी है ये इसमें क्या है, जस्ता। आउटर बॉडी इसका जस्ते का बना रहता है और इसके अंदर एक लेई जैसा पदार्थ रहता है। ये जो लेई जैसा पदार्थ है ये एक्चुअल में क्या है, अमोनियम क्लोराइड, MnO2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस का मिश्रण है। क्या क्या है, NH, नीचे लिखे तो अच्छा है, NH4Cl प्लस MnO2 प्लस प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये तीनों का ये क्या है, एक प्रकार से बोल सकते हैं ये इस तीनों का ये एक टाइप से लेई बनाकर, एक गाढ़ा लेई बनाकर इसमें ये मिश्रण के रूप में डाला जा सकता है। तो सेल में एक्चुअल कार्बन की छड़ है। ये जो ये वाला जो सिरा है ये हमारा प्लस के रूप में काम करता है, ये पॉजिटिव सिरा है और बाकी बॉडी ये जो है ये नेगेटिव के रूप में काम करता है। तुम लोग सेल में देखोगे कि नीचे का पोर्शन में ही हम लोग कनेक्शन लेते हैं, कारण बाकी बॉडी दूसरे जो विद्युत रोधी है उससे कवर रहता है। तो अगर हम लोग ऊपर से भी ले सकते हैं, कारण पूरा बॉडी बाकी जो जस्ता जो है ये हमारा नेगेटिवली चार्ज है, मतलब इसके संपर्क में है तो ये नेगेटिव बॉडी का काम करेगा। ये क्या है, पॉजिटिव, सिर्फ जो कार्बन का छड़ है ये मेरा पॉजिटिव का काम करता है, बाकी बॉडी नेगेटिव है। ये एक सेल का चित्र है। अगर हम लोग सेल के दोनों ध्रुव को, मतलब मान लो हम लोग ये दिखाते हैं कि अगर मान लेते हैं ये नीचे वाला सिरा नेगेटिव है तो यहां से निकालकर इसको यहां से जोड़ दिए तो हम लोग जानते क्या है, धारा यहां से निकलेगी यहां तक चलेगी। तो सेल में धारा का प्रवाह, सेल में क्या होता है, धारा का जैसे ही हम दोनों ध्रुव को जोड़ दिए तो क्या होगा, ध्रुव को जोड़ने पर धारा का प्रवाह शुरू होगा। ये कब शुरू हुआ धारा का प्रवाह, दोनों ध्रुव को सेल के दोनों ध्रुव को जोड़ने पर, सेल के दोनों ध्रुव को जोड़ने पर क्या हुआ, धारा का प्रवाह हुआ। धारा का प्रवाह शुरू हो गया, लेकिन ये होगा कब तक, जब तक धारा का प्रवाह तब तक होगा जब तक इसके अंदर रासायनिक प्रक्रिया चलती रहेगी, जब तक इस पर क्या होगी, रासायनिक क्रिया होती रहेगी। रासायनिक प्रतिक्रिया जब तक होगी तब तक इसमें क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। सेल के दोनों ध्रुव को अगर हम लोग तार से जोड़ देते हैं, यानी चालक तार से जोड़ते हैं, तो धारा का प्रवाह तब तक होगा जब तक सेल में रासायनिक प्रतिक्रिया होती रहेगी। अगर रासायनिक प्रतिक्रिया होना बंद हो जाए तो धारा का प्रवाह भी रुक जाता है। हम लोग
देखते हैं कि बैटरी का कुछ दिन उपयोग करने के बाद हम लोग बोलते हैं बैटरी डाउन हो गया, यानी उस समय क्या हुआ, रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं हो रही है अंदर, तो उसको वो काम करना भी बंद कर देता है। कारण उस समय क्या है, दोनों ध्रुव जुड़ा हुआ रहता है। सेल के दोनों ध्रुव को अगर हम लोग जोड़ते हैं, धारा का प्रवाह होता है, लेकिन कब तक होगा, धारा का प्रवाह तब तक होता है, तब तक होगा जब तक रासायनिक प्रतिक्रिया होती रहेगी। जब तक क्या होता रहेगा, रासायनिक प्रतिक्रिया होती रहेगी। यहां पर जैसे ही हम लोग प्लस के साथ माइनस से जोड़े तो हमारा परिपथ पूरा हो गया। यहां पर हम लोग देखते हैं एक और पॉइंट कि मान लो परिपथ पूरा होने पर कहने का मतलब है कि प्लस से माइनस वाला सिरा अगर जोड़ दिए, धन ध्रुव को ऋण ध्रुव से जोड़ दिए, धारा क्या है, हम लोग देख रहे हैं धारा यहां से लेकर धन से निकलकर ऋण ध्रुव तक पहुंच रही है। धारा क्या है, एक क्या होगा, धारा का प्रवाह शुरू होता है, यही तो पहला नंबर है धारा। धारा का प्रवाह दो जगह से होता है, एक देखो एक बाहरी परिपथ में होगा और एक अंदर भी तो होना चाहिए, नहीं तो यहां से यहां तक ये पहुंचेगा कैसे, आवेश को पहुंचना चाहिए, वो कैसे होगा। धारा दो तरीके से प्रवाहित होती है, एक सेल के बाहर प्रवाहित होती है और एक सेल के अंदर प्रवाहित होती है। धारा क्या होगा, एक होगा सेल के बाहर और एक होगा सेल के अंदर। धारा दो जगह प्रवाहित होगी, एक होगा ये है सेल के बाहर से जो चालक तार हम लोग लगाए, और एक होगा सेल के अंदर, नहीं तो ये परिपथ मेरा पूरा नहीं होगा। सेल के बाहर क्या है, हम लोग क्या देख रहे हैं, ये प्लस से माइनस की ओर जा रही है, धन ध्रुव से किसकी ओर, ऋण ध्रुव की ओर। धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर, और अंदर में क्या है, ये तो परिपथ पूरा करना है, तब क्या है, ये ऋण से धन की ओर। अंदर क्या होगा, धारा का प्रवाह किस प्रकार होगा, ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर धारा का प्रवाह होगा। तो परिपथ पूरा होने पर एक धारा जब बहेगी तो धारा दो जगह बहेगी, एक सेल के बाहर जो चालक तार से हम लोग जब जोड़े तो हमारा परिपथ पूरा हुआ, वो सेल के बाहर, और एक होगा ये सेल के अंदर, तभी जाके परिपथ पूरा होता है। तो सेल के बाहर धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर, ऋण ध्रुव पर जैसे ही आवेश पहुंचा, इसको क्या है, यहां से धन की ओर फिर जाना चाहिए। तो सेल के अंदर क्या होगा, ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर। और हम यहां पर आवेश जैसे ही पहुंचता हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश जब क्या करता है, अंदर गया आवेश, जब सेल के विद्युत विच्छेद से गुजरता है, ये सेल का विद्युत विच्छेद है जो मेरा घोल है। आवेश जब सेल के विद्युत विच्छेद से गुजरता है, आवेश क्या कर रहा है, सेल के विद्युत विच्छेद से गुजर रहा है, तो उस समय क्या है, सेल में रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। उस समय सेल में जो रासायनिक प्रतिक्रिया वो आवेशों को ऊर्जा देती है। उस समय क्या हुआ, जब ये गुजरा, उस समय सेल में रासायनिक प्रतिक्रिया, उस समय सेल में क्या
रासायनिक प्रतिक्रिया, उस समय सेल में जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती रहती है, वो रासायनिक प्रतिक्रिया क्या करती है, आवेशों को ऊर्जा देती है। उस समय सेल में रासायनिक प्रतिक्रिया क्या करती है, आवेशों को ऊर्जा देती है। ये ऊर्जा क्या करती है, तो आवेश को परिपथ में घूमने के लिए ये ऊर्जा क्या होती है, जो ऊर्जा इसको मिला, सेल आवेशों को क्या दिया, ऊर्जा दिया। यह ऊर्जा क्या है, आवेश को परिपथ में घूमने के लिए आवश्यक होती है, जो कि ऊर्जा की जरूरत ये क्या है, परिपथ में यह ऊर्जा आवेश को परिपथ में घूमने के लिए आवश्यक होती है। तो यहां पर देखो, परिपथ जब जैसे ही पूरा हुआ, परिपथ पूरा होने पर सेल के बाहर धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर क्या है, धारा का प्रवाह होने लगा। सेल के अंदर ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर धारा का प्रवाह होने लगा। आवेश जब क्या हो रहा है, विद्युत विक्षेत्र के अंदर से गुजर रहा है, तो उसके अंदर क्या हो रही है, उसके अंदर रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है, उसके अंदर रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है। रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या है, आवेशों को ऊर्जा मिल रही है। वो रासायनिक प्रतिक्रिया क्या कर रही है, आवेशों को ऊर्जा दे रही है। वो ऊर्जा लेकर आवेश क्या कर रहा है, परिपथ में घूम रहा है। यानी परिपथ में घूमने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है आवेश के लिए, वो उसको कहां से मिल रही है, इस रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मिल रही है। तो आवेश को परिपथ में घूमने के लिए आवश्यक ऊर्जा सेल में हो रहे रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होती है। अब देखो, जैसे जैसे आवेश क्या है, ऊर्जा लेकर परिपथ में घूम रहा है, यानी विभिन्न प्रतिरोधों के अंदर से गुजर रहा है। आवेश जैसे जैसे आवेश क्या कर रहा है, विभिन्न प्रतिरोधों के अंदर से गुजर रहा है। आवेश गुजर रहा है, कहां से गुजरेगा, विभिन्न प्रतिरोधों से। आवेश किसमें से गुजर रहा है, विभिन्न प्रतिरोधों के अंदर से होकर ये गुजर रहा है। मतलब जो चालक तार है, ये इसके लिए प्रतिरोध का काम, इसके लिए प्रतिरोध की सृष्टि करेगी। इसके अंदर जो विद्युत विच्छेद है, ये भी इसके लिए प्रतिरोध का काम कर रहा है। आवेश जैसे जैसे विद्युत प्रतिरोधों से गुजरता है, वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि वैसे वैसे जो ऊष्मा वहां पर हम लोग देखते हैं, वहां पर ऊर्जा, जो रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान आवेश को ऊर्जा मिला, ये ऊर्जा किसमें बदल जा रही है, ऊष्मा में बदल जा रही है। ये ऊर्जा ऊष्मा में बदल जा रही है। आवेश जैसे जैसे प्रतिरोधों से गुजर रहा है, मतलब आवेश जैसे जैसे गुजरेगा क्या होगा, ऊर्जा ऊष्मा में बदलता रहेगा। ऊर्जा क्या होगा, ऊष्मा में बदलता रहेगा। तुम लोग देखोगे, जैसे टॉर्च जला रहे हो, टॉर्च में कुछ देर जलाने के बाद वहां से सेल को निकाल के देखोगे सेल गर्म हो गया। तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर भी तो कुछ हुआ, रासायनिक प्रतिक्रिया है। वो जो ऊर्जा है कुछ ऊष्मा में बदली, तभी वो गर्म हुआ। हम लोग अगर इलेक्ट्रिक वायर को देखते हैं, मतलब वहां से कुछ देर गुजरने के बाद अगर हाथ में छू के देखते हैं, तो कभी कभी हमको गर्म लगता है। यानी क्या है, वहां पर आवेश का फ्लो हो रहा है। आवेश के फ्लो के फलस्वरूप जो ऊर्जा है वो क्या है, ऊष्मा में बदल जा रही है। ये किसके कारण हो रहा है, ये प्रतिरोध के कारण। आवेश जब प्रतिरोध के अंदर से गुजर रहा है, तब ऊर्जा क्या हो रही है, ऊष्मा में बदल जा रहा है। तो
इसमें क्या है, जब यहां से गुजरेगा सेल भी मेरा गर्म हो रहा है, यहाँ मतलब क्या है, सेल भी यहां पर गर्म हो रहा है। तो सेल के विद्युत विच्छेद, सेल के विद्युत विच्छेद के अंदर से जब ये गुजरता है तब भी वहां पर क्या है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण सेल गर्म होता है। तो विद्युत विच्छेद भी यहाँ पर एक प्रतिरोध का काम करता है, विद्युत विच्छेद भी यहाँ पर एक प्रतिरोध का काम करता है। इसी को हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैसे बोले, जब सेल से क्या हो रहा है, धारा प्रवाह हो रहा है, सेल से धारा प्रवाह हो रहा है, हम लोग क्या देख रहे हैं, सेल गरम हो रहा है, सेल क्या हो रहा है, गरम हो रहा है। और यानी सेल गरम क्यों हो रहा है, इस समय कारण यहां पर है, सेल का विद्युत विच्छेद, सेल का क्या, सेल के अंदर तो विद्युत विच्छेद नहीं है, सेल का विद्युत विच्छेद ये क्या कर रहा है, ये वहां पर प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। सेल का विद्युत विच्छेद जो है प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। तो सेल का विद्युत विच्छेद अगर प्रतिरोध उत्पन्न किया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसी को हम लोग बोले सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल से फाइनली क्या हम लोग देखे, सेल से जब धारा प्रवाहित किए तो हम लोग देखे सेल गर्म हुआ। तो सेल गर्म क्यों हुआ, कारण सेल का विद्युत विच्छेद वहां पर प्रतिरोध उत्पन्न किया। जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है सेल के विद्युत विच्छेद के द्वारा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसी को हम लोग बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसको एक बार फिर से देखें, ये एक सेल था, ये इसका पॉजिटिव साइड था, कार्बन का क्षार है, ये इसके बाहर ये एक जस्ते के टीन के अंदर है, जो इसमें कि NH4Cl, MnO2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस के मिश्रण को गाढ़ा लेई बनाकर भरा हुआ है। इसको जैसे ही हम लोग जोड़ देते हैं उस समय बोलते हैं परिपथ बंद हो गया, यानी उस समय ये बंद परिपथ है। अगर नहीं जोड़ते, धन सिरा ऋण सिरे से नहीं जुड़ा है तो खुला परिपथ है। जैसे ही हम लोग जोड़े धारा का प्रवाह होने लगा। हम लोग देखेंगे धारा का प्रवाह दो प्रकार से होता है, एक है बाहरी परिपथ में जो प्लस से माइनस की ओर जुड़ा हुआ है, प्लस से माइनस की ओर, और एक देखते हैं बाहरी परिपथ में धन रूप से ऋण रूप की ओर, और आंतरिक जो भीतरी परिपथ है वहां पर ऋण से धन की ओर धारा का प्रवाह होता है। आवेश यहां पर जब सेल के विद्युत विच्छेद के अंदर से गुजरता है, आवेश जब सेल के विद्युत विच्छेद के अंदर से गुजरता है उस समय क्या होता है, सेल में जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है वो क्या करता है, सेल में जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है वो आवेशों को ऊर्जा प्रदान करता है। वही ऊर्जा आवेश को क्या होता है, सेल में घूमने के लिए मदद करती है। वही ऊर्जा सेल को आवेश को सेल में घूमने के लिए मदद करती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आवेश जब प्रतिरोध के अंदर से गुजरता है, आवेश जब विभिन्न तारों या विभिन्न जगहों से गुजरता है, हम लोग देखते हैं कि वो ऊर्जा क्या है, ऊष्मा में बदलती है। हम लोग बहुत जगह देखते हैं, कभी कभी हम लोग सेल से होते हुए विद्युत धारा जा रही है, धारा जब प्रवाहित हुई सेल गर्म हुआ, तार के अंदर से जाकर प्रवाहित हुई तार गर्म हुआ। जब सेल के अंदर से धारा प्रवाहित होती है हम लोग देखते हैं सेल गर्म होता है। हम लोग क्या देखते हैं, वो सेल गर्म होता है। कब हुआ, जब सेल के अंदर से
विद्युत धारा प्रवाहित हुई। उस गर्म क्यों हुआ? कारण क्या है? सेल का विद्युत विच्छेद एक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। उसके प्रवाह के मार्ग में एक प्रतिरोध उत्पन्न किया। जो प्रतिरोध सेल का विद्युत विच्छेद उत्पन्न करता है उसी को हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसके बाद आते हैं, मानते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल बराबर विद्युत वाहक बल बराबर E है। ये विद्युत वाहक बल क्या था? हम लोग इससे पहले पढ़े थे। विद्युत वाहक बल क्या है? ये एक बाह्य बल है, जिसके कारण क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होती है, एक निर्दिष्ट दिशा में चलने के लिए बाध्य हो जाती है। एक निर्धारित दिशा में चलने के लिए ये बाध्य हो जाती है। उस बल को हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल वो तो सबके लिए था कि बाहर से अगर हम लोग एक बाह्य बल को ही लगाए, जिसके चलते क्या है, जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन था सब एक दिशा में चलने के लिए बाध्य हो जाए। सब क्या हो, एक निर्धारित दिशा में चलने के लिए बाध्य हो जाए। उसी को हम लोग क्या बोलते थे? विद्युत वाहक बल। हम लोग मान लिए सेल का विद्युत वाहक बल बराबर E है। थोड़ा गैप देके लिखे, विद्युत वाहक बल बराबर E। सेल को बना ले। जैसे मेरा सेल था कि ये कार्बन की छड़ है, ये छड़ किसका था? कार्बन का था। और इसके अंदर एक लेई जैसा पदार्थ, गाढ़ा लेई जैसा पदार्थ भरा था, NH4Cl, MnO2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यहाँ पर ये छड़ कार्बन का है, इसलिए इसको हम लोग C लिख दिए। यहाँ पर ये किसका किसका है? NH4Cl प्लस, इसको थोड़ा सा और इधर से लिखे तो अच्छा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये मिश्रण है। ये एक सेल है। सेल का विद्युत वाहक बल E है। सेल को मान लेते हैं इस प्रकार, हम लोग वायर से कनेक्ट कर दिए। यहाँ पर ये वाला सिरा प्लस रहता है, ये वाला सिरा माइनस है। ठीक है। ये चालक बोलो या बाह्य परिपथ का बोलो, तो इसका जो प्रतिरोध है ये R है। इसका प्रतिरोध क्या है? R है। तो हम लोग लिखेंगे बाह्य प्रतिरोध इसको हम लोग कैपिटल R, और इसके अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध है,
आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर द्वारा दिखाते हैं। ये आंतरिक प्रतिरोध को यहाँ पे दिखा है स्मॉल आर। ये क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। तो एक बात, जब यहाँ से धारा प्रवाहित होगी उसके लिए तो बाह्य प्रतिरोध भी काम करेगा, आंतरिक प्रतिरोध भी काम करेगा। तो यहाँ पर कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बराबर बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, ये दोनों मिलाकर आना चाहिए। तो कुल प्रतिरोध बराबर आर, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। और प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, इसमें से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है आर, सॉरी आई, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, ये बराबर हम लोग क्या देखें कि ये आई है। तो सेल का विद्युत वाहक बल, वो सेल का विद्युत वाहक बल हम लोग ई लिए, बाह्य प्रतिरोध आर है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, और इसमें से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा वो आई है। जो धारा गुजर रही है वो क्या है? आई है। ठीक है। तो therefore ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या बोलता है कि प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I बराबर विद्युत वाहक बल E बाय प्रतिरोध, प्रतिरोध यहाँ पर कुल प्रतिरोध ये है R प्लस R, I बराबर E बाई R प्लस R, I बराबर E बाई R प्लस R। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन I के साथ इधर आ जाएगा, E बराबर हम लोग बोलेंगे आई आर प्लस आई ऑफ स्मॉल आर। ये कैपिटल आई आर क्या है? कैपिटल आई आर है, ये है V बराबर हम लोग जानते हैं V बराबर आई आर होता है, ये बाह्य विभवांतर और आंतरिक विभवांतर का योगफल है। ये क्या है? सेल का बाह्य विभवांतर प्लस आंतरिक, आई आर क्या है? आर आंतरिक प्रतिरोध है आर, देयरफॉर ये आंतरिक विभवांतर हुआ। तो हम लोग नॉर्मली क्या जानते हैं कि V बराबर फॉर्मूले से हम लोग इसको बाह्य विभवांतर V द्वारा दिखाते हैं, V प्लस आई आर, जहां V बराबर क्या है? कैपिटल I कैपिटल R, ये बाह्य विभवांतर को दर्शाता है V से। तो E बराबर क्या हो गया? V प्लस आई आर। यहां पर देखोगे सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का E, किसी सेल का E ये स्थिर रहता है। स्थिर क्या क्या रहेगा? स्थिर रहेगा E और R। जो आंतरिक प्रतिरोध है ये लगभग स्थिर रहता है। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध
ये लगभग ये स्थिर ही रहता है। ये मेरा स्थिर रहता है। तो सेल का विभवांतर ये निर्भर किसके ऊपर करेगा? विद्युत धारा I। तो हम लोग कितनी धारा को पास कर रहे हैं, V बराबर IR होता है। तो और बाह्य प्रतिरोध, चालक के बाह्य प्रतिरोध R पर निर्भर करता है। ये E तथा R अगर स्थिर है तो सेल का विभवांतर, ये विभवांतर निर्भर करेगा, विभवांतर निर्भर करेगा किसके ऊपर? ये प्रवाहित होने वाली धारा I, प्रवाहित होने वाली धारा I तथा बाहर कितना प्रतिरोध है I तथा R पर ये निर्भर करेगा। हम लोग क्या देखे? सेल का विद्युत वाहक बल E था, बाह्य प्रतिरोध जो बाहर हम लोग चालक तार है उसका प्रतिरोध R है, आंतरिक प्रतिरोध सेल के अंदर का जो प्रतिरोध है वो स्मॉल r है। तो कुल प्रतिरोध क्या हो गया? R प्लस R। प्रवाहित होने वाली धारा, यहां से मान लेते हैं हम लोग I धारा प्रवाहित कर रहे हैं। देयरफॉर ओम का नियम ये बोलता है I बराबर E बाई R प्लस R, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। E बराबर I इंटू R प्लस I इंटू स्मॉल r। ये IR क्या किसको दर्शाता है? ये बाह्य विभवांतर को दर्शाता है। और ये जो I इंटू स्मॉल r है ये आंतरिक विभवांतर को दर्शाता है। बाह्य विभवांतर को हम लोग V से दिखा दिए, V प्लस IR। हम लोग यहाँ पे देखते हैं किसी भी सेल है उसका विद्युत वाहक बल वो स्थिर रहता है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध वो भी फिक्स रहता है। तो विभवांतर निर्भर किसके ऊपर किया? निर्भर करेगा प्रवाहित होने वाली धारा I और उसका जो बाह्य प्रतिरोध है R, इसके ऊपर निर्भर करता है। जब परिपथ खुला हो, यहां पर एक चीज देखें कि अगर परिपथ खुला हो, परिपथ अगर खुला हो, परिपथ खुला हो कहने का मतलब है ये कनेक्ट नहीं है, मतलब ये ओपन है, ये कनेक्ट नहीं है। अगर ये कनेक्ट ही नहीं है उस समय जब परिपथ खुला है तब ये R वहां पर नहीं रहेगा। परिपथ खुला हो तो क्या है? R बराबर 0 हो जाएगा। उस समय E बराबर, ये वाला पोर्शन 0 है, E बराबर देयरफॉर E बराबर कैपिटल I इंटू स्मॉल r, कैपिटल I इंटू स्मॉल r। अगर परिपथ खुला हो तो बाहर जो ये R है वो वाला पोर्शन 0 है, मतलब बाहरी रेजिस्टेंस 0 है, बाह्य प्रतिरोध 0 हो गया। उस समय जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो क्या होगा? I इंटू R। इस समय क्या है? विद्युत कोष के अंदर जो भी कार्य होगा वो सब अविद्युतीय होगा। इस केस में परिपथ खुला हो, इस केस में क्या होगा? विद्युत कोष के अंदर जो भी कार्य होगा, विद्युत कोष यानी विद्युत सेल के अंदर होने वाला कार्य ये क्या होगा? सबके सब अविद्युतीय होगा। सबके सब क्या होगा? अविद्युतीय होगा। होने वाला कार्य अविद्युतीय होगा, कारण कनेक्शन तो है नहीं। तो विद्युत सेल के अंदर इस समय जब परिपथ खुला हो, विद्युत सेल के अंदर होने वाला कार्य क्या होगा? अविद्युतीय होगा। इस अवस्था में एक इकाई धन आवेश को धन से, एक इकाई धन आवेश को ऋण से धन रूप की ओर, ऋण मतलब ये वाला तो मेरा पूरा बॉडी ऋण है, तो ऋण से यहां से लेकर यहां तक
ऋण से धन की ओर, इकाई धनावेश को ऋण से धन की ओर, इस अवस्था में इकाई धनावेश को ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर ले जाने में अविद्युतीय कार्यकर्ता द्वारा जो भी कार्य किया गया होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बल बोलेंगे। तो इस अवस्था में, इस केस में क्या है, हम लोग किसको ले जा रहे हैं, इस अवस्था में हम लोग ले जा रहे हैं इकाई धनावेश, इकाई धनावेश। कहां से कहां, इकाई धनावेश को हम लोग ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर, कहां से कहां ले जा रहे हैं, ऋण ध्रुव से हम लोग किधर ले जा रहे हैं, धन ध्रुव की ओर, धन ध्रुव की ओर, ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर ले जा रहे हैं। काम कौन कर रहा है, अविद्युतीय कार्यकर्ता। कार्य कौन कर रहा है, अविद्युतीय कार्यकर्ता। उसके द्वारा जो भी किया गया कार्य है, किया गया कार्य, किया कौन, अविद्युतीय कार्यकर्ता। उसके द्वारा जो भी किया गया कार्य है उसको हम लोग बोलेंगे, उसी को हम लोग बोले विद्युत वाहक बल, उसी को हम लोग बोले विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल कहने का मतलब क्या है कि जब परिपथ खुला हो, जब परिपथ खुला हो उस समय E बराबर क्या होगा, IR है। तो विद्युत सेल के अंदर जो होने वाला कार्य होगा सब अविद्युतीय है। इस अवस्था में अगर एक इकाई धनावेश को हमको ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर ले जाना है, ऋण से धन की ओर ले जाना है, उस समय जो कार्य करना पड़ेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बल बोलेंगे, उसी को हम लोग विद्युत वाहक बल बोलेंगे। एक बार फिर से देखें, यहाँ पर हम लोग देखें कि सेल का विद्युत वाहक बल E है। बाह्य प्रतिरोध जब ये जुड़ा था, बाह्य प्रतिरोध ये R था, बाह्य प्रतिरोध R, आंतरिक प्रतिरोध मतलब इसके अंदर सेल के अंदर का प्रतिरोध स्मॉल r था, तो कुल प्रतिरोध हम लोग निकाले R प्लस R है। प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I थी, तो ओम के नियम के आधार पर I बराबर E बटा R प्लस R, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने पर E बराबर IR प्लस I ऑफ स्मॉल r, ये कैपिटल IR बाहरी है तो ये बाह्य विभवांतर है, कैपिटल R क्योंकि बाह्य प्रतिरोध था इसलिए बाह्य विभवांतर है, और स्मॉल IR आंतरिक है तो इसलिए आंतरिक विभवांतर है। ये R आंतरिक प्रतिरोध को दर्शा रहा है इसलिए आंतरिक विभवांतर है। तो V यहाँ पर V बराबर IR कर दिए, V से जनरली क्या बाह्य विभवांतर को दर्शाते हैं इसलिए V दिखा दिए। यहाँ पर स्थिर क्या क्या रहता है, लगभग सेल का विद्युत वाहक बल E स्थिर रहता है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध R, ये E और R लगभग स्थिर रहता है। तो विभवांतर निर्भर किसके ऊपर करेगा, प्रवाहित होने वाली धारा और सेल का बाह्य प्रतिरोध उसके ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद बोला गया कि सेल अगर खुला हो
यानी इस समय ये अगर जब खुला होगा तो R का मान यहाँ पर जो बाह्य प्रतिरोध है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 0 रखेंगे ये वाला टर्म टोटल 0, E बराबर मेरा IR मिलेगा। इस समय विद्युत सेल के अंदर जो भी कार्य होगा वो सब अविद्युतीय होगा, जो भी कार्य होगा सब अविद्युतीय होगा। इस अवस्था में इकाई धन आवेश को ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर ले कौन जाएगा? अविद्युतीय कार्यकर्ता। वो उसको ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर ले जाने में उसको जितना कार्य करना पड़ेगा, वो जो किया गया कार्य है वही उसके लिए क्या होगा? विद्युत वाहक बल होगा। ये उसके लिए क्या होगा? विद्युत वाहक बल। अब आते हैं किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। हम लोग मान लिए कि चालक का प्रतिरोध R है, चालक तार की लंबाई L है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। यहां पर किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है। तो प्रतिरोध को पहले कौन प्रभावित किया? चालक की लंबाई। पहले कौन प्रभावित किया? चालक की लंबाई। चालक की लंबाई प्रभावित किया तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है? चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। पहला प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? चालक की लंबाई L। तो R प्रोपोर्शनल L। ये क्या है? चालक की लंबाई चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होगा। यानी लंबा जितना ज्यादा होगा, तार की लंबाई इतनी होगी, प्रतिरोध कम है, ये लंबाई बढ़ गई तो प्रतिरोध ज्यादा हो गया। तो ये प्रभावित करने वाले कारक कौन है? इसकी लंबाई। दूसरा, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। इसको हम लोग A से दिखाते हैं। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये बोल सकते हैं कि ये अनुप्रस्थ, अगर ये जैसे तार ऐसे है और दूसरा तार लिए वो कुछ इस प्रकार है, तो ये हम लोग नॉर्मल बात है, जितना मोटा होता जाएगा उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल उतना ज्यादा होता जाएगा। तो नीचे वाले चित्र में, ये वाले चित्र में अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ज्यादा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी R प्रोपोर्शनल 1/A। R प्रोपोर्शनल 1/A। तो चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का ये विलोमानुपाती होता है। विलोमानुपाती यानी अगर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। इसमें अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कम है, इसमें ज्यादा है, तो इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, मतलब प्रतिरोध इसमें कम होगा। तीसरा निर्भर करता है चालक के पदार्थ पर। तीसरा निर्भर करता है चालक के पदार्थ पर। अब डिफरेंट पदार्थ है, डिफरेंट उसका क्या होता है? प्रतिरोध डिफरेंट होता है। विभिन्न पदार्थ है, उसके लिए अलग अलग पदार्थ है, अलग अलग उसका प्रतिरोध होता है, तो वो यहाँ पे उतना मैटर नहीं करेगा। चौथा होगा, निर्भर तो करेगा चालक के पदार्थ पर, लेकिन ये फॉर्मूले में ये इफेक्ट नहीं डालेगा। दूसरा होगा चालक के ताप पर। चौथा क्या है? चालक के ताप पर। चालक के ताप पर मतलब यहां पर ताप बढ़ने या घटने पर, ताप अगर बढ़ता है या घटता है, बढ़ने या घटने पर प्रतिरोध भी
प्रतिरोध भी बढ़ेगा या घटेगा। तो चालक के पदार्थ, ये यहां पर हम लोग अगर लिख दे कि विभिन्न पदार्थ के लिए विभिन्न विभिन्न होता है, भिन्न पदार्थ के लिए भिन्न होता है, भिन्न पदार्थ के लिए भिन्न होता है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान ले, इसको इक्वेशन 2 मान ले। तो 1 और 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखो R प्रोपोर्शनल टू L इंटू 1/A, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा इसको हम लोग रो से दिखाते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रो, RH रो, L/A, R बराबर रो L/A। यहाँ पर रो क्या है? स्थिरांक है। रो क्या है? एक स्थिरांक के रूप में आया। रो क्या है? यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में आया। ये जो रो आया इसी को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। ये रो जो है, इसी रो को, ये जो रो आया, ये रो को हम लोग बोलते हैं, रो को चालक का, ये क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। चालक का ये विशिष्ट प्रतिरोध है। जब देखो L बराबर 1 मीटर, जब L बराबर 1 मीटर, A बराबर 1 वर्ग मीटर अगर है, उस समय R जो है ये रो के बराबर होगा। R और रो आपस में उस समय बराबर होगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध का हम लोग डेफिनेशन इसके आधार पर क्या बोल सकते हैं? यहां पर देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का डेफिनेशन क्या आएगा। विशिष्ट प्रतिरोध R बराबर रो, क्या हुआ? ये क्या है? किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के बने एकांक लंबाई। यहाँ पर लंबाई कितना है? 1 है, इसलिए इसको हम लोग बोले एकांक लंबाई। एकांक लंबाई और L बराबर 1 था, इसलिए ये एकांक लंबाई और एकांक अनुपस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल, अनुपस्थ परिच्छेद के, तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ से बने एकांक लंबाई और एकांक अनुपस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। एकांक लंबाई और एकांक अनुपस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले चालक के ये बराबर होता है, पहले चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। ऐसा इकाई, इसकी ऐसा इकाई विशिष्ट प्रतिरोध की
एसआई इकाई बराबर इसको हम लोग ओम मीटर से दिखाते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की ये क्या है, ओम मीटर है। अगर हमको बोला जाए किसी चालक का, जैसे कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध 1.72 है, यहां पर मान लो दिया है कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध बराबर 1.72 इंटू 10 टू पावर -8, 1.72 इंटू 10 टू पावर -8 ओम मीटर। इस कथन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि 1 मीटर लंबा कॉपर का छड़ है। इस कथन का अर्थ है कि कॉपर का छड़ कितना है, 1 मीटर लंबा कॉपर का छड़ है, और इसका जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, जिसके 1 मीटर लंबा कॉपर का छड़ जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बराबर 1 वर्ग मीटर है। इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, 1 वर्ग मीटर है। तो इसका प्रतिरोध है, तो इसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 1.72 इंटू 10 टू पावर -8 ओम मीटर ये होना चाहिए। तो कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध 1.72 इंटू 10 टू पावर -8 ओम मीटर है। इसका मतलब है कि 1 मीटर लंबा कॉपर का छड़ लिए जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हमारा कितना है, 1 वर्ग मीटर है। उस समय इस कॉपर के छड़ का जो प्रतिरोध है वो कितने के बराबर होना चाहिए, 1.72 इंटू 10 टू पावर -8 ओम होगा। सॉरी मीटर नहीं, ओम। 1.72 इंटू 10 टू पावर -8 ओम है। बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।